जम्मू कश्मीर की मूल में जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उसका कैसे निवारण किया जाए, इस तरफ जब ध्यान गया तो जो 3-4 बातें जो अभी हमारे यहाँ पर जो चर्चा में आने के लिए गई, जिसमें खासकर जैसे कश्मीरी हिंदू समाज के, विस्थापित समाज के रिसेटलमेंट की बात है, या वहाँ यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर कैसा होगा, जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, हुर्रियत का कैसा रहेगा, ये सारी चीजें उस प्रॉब्लम की सिम्टम्स, उसके सिंबल्स जो रूप में था। तो उसमें एक प्रोसेस चला था कि जिसमें जम्मू कश्मीर की सारी कहानी 3 नामों पर आधारित हो रही थी, और उसमें भी एक को इतना बड़ा विलेन बनाया गया था, महाराजा हरि सिंह को, और शेख अब्दुल्ला और नेहरू, बस इन्हीं तीनों के आसपास कहानी चलती थी। लेकिन 2009-10 के बाद ये चेंज हुआ, और कॉन्शियसली चेंज हुआ। हम 370 हटाकर रहेंगे, इससे आगे बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं थे। 2010-11 में शुरू हुआ कि इस पर चर्चा तो करो, और उस चर्चा को तब तक वो ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुपों में या छोटे छोटे सेमिनार्स में हो रहा था। 1 दिसंबर 2013 को जब मोदी जी का नाम वगैरह की घोषणा हो चुकी थी और वो कैंपेन मोड में आ चुके थे, उन्होंने जम्मू में एक रैली में अनाउंसमेंट किया कि हमें 370 पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा हटाना चाहिए। तो बहुत बड़ा तबका नाराज हो गया था कि आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं सेपरेटिस्ट के सामने कुर्सी में आने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन वो बहुत सोची समझी बात थी कि जब हम कहते हैं कि हम हटाएंगे तो एकदम आप अपने से जो फेंसटर्स है उनको भी दूर कर रहे हैं। जब चर्चा की बात करते हैं तो आप प्रश्न खड़ा करते हैं, और वास्तव में 370 ने जो डिस्क्रिमिनेशन किया, जो यहाँ पर हालत खराब की थी, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स की, 400, 500, 700 परिवार सिर्फ ऐसे थे जो उसके बेनिफिशियरीज थे, और थोड़ा फिर ट्रिकल डाउन हो रहा था उसका बेनिफिट। अदरवाइज ये डिस्क्रिमिनेटरी ही रहा, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होने दी गई। जो होती थी तो उसको मजहब और उसके दायरे में लाकर इसको सेकुलरिज्म और उसके चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। तो वो जो 13 में था उसका एक और पहलू बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम सब लोग चूंकि बड़े जागरूक लोग हैं उसको स्टडी भी कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला का एक चेंज इन स्टांस हम कर सकते हैं। 2013 तक वो लगातार असेंबली के अंदर भी बाहर भी हमेशा कहता रहता था कि भारतीय जनता पार्टी को 370 के बारे में कुछ नहीं पता, अनपढ़ लोग हैं, कभी हटा नहीं सकेंगे, 200 साल भी राज करेंगे तब भी नहीं हटा सकेंगे। लेकिन 2014 के बाद वो सारा ट्यून चेंज हुआ, और 15-16 तक आते आते 35A के लिए हम जान दे देंगे, ये ट्यून आ। तो वो जो मैं अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा था कि इस सारी सिस्टम को चेंज करने के लिए 2-3 चीजें जो ये थी, वो थी कि नैरेटिव को चेंज कर, नैरेटिव में अपनी बात को कुछ चीजें ध्यान में रखकर अभी कितना कहना, ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई ये बहुत ही कारआमद हुई और बहुत ही रिजल्ट उसका अच्छा नहीं। इसमें यहाँ पर जो समाजों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, 370 को हटाने का अगर हम इक्विवेलेंट करते हैं तो सचमुच में जिस प्रकार से रेसिज्म अमेरिका में या अपार्थाइड था, ये उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक उदाहरण लेना हो, वाल्मीकि समाज 1956 में यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी और इस प्रकार के लोग थे, उन्होंने एक हड़ताल, बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनको लगा ये मानेंगे नहीं, तो इंस्टेड ऑफ नेगोशिएटिंग विद देम, उन्होंने क्या किया, सरकार ने अमृतसर और गुरदासपुर वगैरह एरिया से लगभग 250-300 वाल्मीकि परिवारों को इंसेंटिवाइज करने की एक लालच देकर उनको बुलाया। उस समाज के साथ बहुत ज्यादती हो गई। ज्यादती इस तरह से हो गई, पहले तो उसको अपने समाज के लोगों ने बहुत बुरा भला कहा कि आपने अपने समाज के ही लोगों के विरुद्ध जाकर ये इंसेंटिव्स लाने के लिए आप जम्मू चले। लेकिन जम्मू में आने के बाद भी जो उनको सुविधाएं प्रॉमिस की गई थी, सरकार की तरफ से प्रॉमिस की गई थी, उनमें से एक भी पूरा नहीं।
एक नाम में फिर आप सब लोगों के सामने लूंगा, राधिका गिलकर, इसी समाज से आती है। लगभग 16 मेडल स्पोर्ट्स में, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन 370 के रहते हुए एंटाइटल्ड थी सिर्फ सफाई कर्मचारी के पोस्ट की। ये इसकी हालत थी 370-35 ए। लाया भी गया था कॉन्स्टिट्यूशनल सबवर्शन से, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं रखा भी गया। कैसे रखा गया था उसका भी अगर मैं एक उदाहरण दूं, बहुत मजेदार उदाहरण लगता है और इंडिकेट करता है कि क्या हालत थी देश की। ये जो आज के हमारे वर्तमान में बंगाल के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक सेमिनार में अपने मुंह से ये बात करते हुए, कहते हुए कि उनके साथ कैसे हम 35A(2) है, 35A स्मॉल ए भी है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ, 35 कैपिटल ए भी। तो धनखड़ साहब के साथ स्टडी सेंटर के कुछ लोग मिलने गए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उनके साथ चर्चा करी। तो उन्होंने 35A के बारे में चर्चा की, तो बोले हाँ ठीक है 35A तो कोई ऐसी क्या बात है, 35A है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उन्होंने कहा नहीं, आप 35 स्मॉल ए की बात कर रहे हैं, हम 35 कैपिटल ए की बात कर रहे हैं। धनखड़ साहब थोड़ा सा ये हो गए कि नहीं, 35 कैपिटल ए तो कोई है ही नहीं। इन्होंने चूंकि जानकार थे, इन्होंने और जोर से कहा नहीं जी होता है, आप एक बार उसको देख लीजिए। धनखड़ साहब खुद कहते हैं कि मैं घर गया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, इधर पलटा उधर पलटा, आगे देखा पीछे देखा, मुझे 35 एक कहीं नहीं मिला कैपिटल ए। मैंने फोन उठाकर एक ऐसे डांटने वाली मुद्रा में स्टडी सेंटर वालों से कहा कि क्या यार आप मिसलीड करते हो, कहाँ है 35 कैपिटल ए। तो लेकिन फिर उन्हीं के शब्द में यूज करूंगी कि मेरे से और जोर से बोलने की ताकत रखते हुए उन्होंने मुझे कहा, आप कृपया मिसलिनियस में जाकर ये वाला पेज देखिए। ये धनखड़ साहब की खुद के शब्द है कि मेरे जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो लॉ मिनिस्टर भी रहा है, मेरे को भी इस दिन तक 35A के कैपिटल ए के बारे में जानकारी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि उसको इतनी छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो मैं समाजों की बात कर रहे थे कि जब भारत के वो नागरिक जो पाकिस्तान बनने के, वो भारतीय नागरिक थे, वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान जब बना वो भी दो हिस्सों में, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो जो ये वेस्ट पाकिस्तान जो एरिया में रहने वाले जो भारतीय जब शेष बच्चे भारत में आने लगे, उनके लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत एक था। उनके लिए कोई अंतर नहीं था कि पंजाब क्या है, जम्मू कश्मीर क्या है। तो जो लोग जम्मू कश्मीर की तरफ आए, आज दिन तक उनको वेस्ट पाक रिफ्यूजीज ही कहा जाता है। उनको भारतीय नागरिक की सुविधा के नाम पर केवल पार्लियामेंट में वोट देने का अधिकार था। वो असेंबली में, वो लोकल बॉडीज में न तो वोट कर सकते थे, यहाँ तक कि सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए था वो उनको जम्मू कश्मीर की सरकार प्राप्त नहीं करवाती थी। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन। इतना ही नहीं, जो हमारे यहाँ पर जेंडर बायस की तरफ हम देखते हैं, तो जो महिलाएं जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी उनके लिए भी ये डिस्क्रिमिनेशन था, इस तरह की। लेकिन उससे भी ज्यादा है कि यहाँ पर सोना कुमार IAS ऑफिसर थी, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, करप्शन को किस तरह से बढ़ावा दिया। 12th पास ग्रेजुएट इस तरह से इसी नेपोटिज्म के नाते सेक्रेटरीट में चले गए, मुलाजिम बनकर गए। वहां इस ढंग से हुआ कि एक व्यक्ति तो उनमें से सिंपल ग्रेजुएट होते हुए चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ जबरदस्ती, फिर क्योंकि उसको कहा गया कि अब तक रिजीम चेंज हो गई थी, अब यहाँ तो छोड़ कर जाओ या फंस जाओगे। और उसने जाने से पहले अपने बेटे को भी KAS कर दिया, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑर्डर उसको। जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को ही भारत रत्न दिया, इस बंदे ने खुद ही अपने लिए IAS कैडर का ईयर भी तय कर दिया ताकि वो चीफ सेक्रेटरी बन सके। तो इस प्रकार का करप्शन था। बैंक का हम देख लेते हैं तो वो तो प्रैक्टिकली लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा। करप्शन की कोई सीमा नहीं थी, आप कुछ भी कर सकते थे। इस प्रकार का एक फ्रीडम यहाँ पर था। और भारत से आए हुए किसी भी चीज, यहाँ इनकम टैक्स के ऑफिसर्स एक शकुंतला जब रिजीम में थे उस टाइम भी एक बार रेड करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि शकुंतला और इंदिरा जी के संबंध बिगड़ गए थे। पिटाई करवाई गई श्रीनगर सिटी में उनकी,
और उनको भगाया गया ताकि कहीं अकाउंटेबिलिटी के नाम पर कोई चीज ना हो, इस प्रकार के चीजें हुई। तो 370 हटते हुए एक तो ये चेंज हुआ, और इस चेंज के में जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, उस चेंज में हमारी तरफ से, यानी हम जब कहते हैं तो मैं राष्ट्रीय समाज की तरफ से, नेतृत्व की तरफ से जो स्ट्रेटेजिकल चेंज हुई थी वो ये था कि हम डिबेट भी करें, अवेयरनेस भी करें और कुछ प्रश्न खड़ा करें। 3 रीजन्स थे यहाँ पर, तो 3 रीजन्स के नए हीरोज को आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में जानकारी। महाराजा हरि सिंह एक थे, आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, जब हमने पहली बार उनकी जयंती मनाने की कोशिश की, जम्मू शहर के किसी भी हॉल ने हमें हॉल नहीं दिया, उनके परिवार सहित जो उनका है हॉल नहीं मिला यहाँ पर करने के लिए। दिल्ली में हमने नेहरू नगर के विद्यालय में वो कार्यक्रम किया, लेकिन धीरे धीरे करके आज जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को भी उसकी मूर्ति का अनावरण करना पड़ा, एक बड़ा पार्क उनके नाम से हुआ। तो ये एक ग्रेजुअल चेंज। इसी तरह से कश्मीर घाटी में अभिनव गुप्त के लिए, आचार्य अभिनव गुप्त का इतना बड़ा एक हमने सहस्राब्दी वर्ष मनाया, ताकि एक आइडियल और लोकल आइडियल किस प्रकार की जम्मू कश्मीर रही, जो भी इस्लामिक कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हुए, लेकिन ऑल एनकम्पेसिंग, जो इंक्लूसिव है, वो जो एक्सक्लूड नहीं करता, जो डिविजनरी नहीं है, जो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, इस प्रकार से। ऐसे ही लद्दाख क्षेत्र के लिए कुशक बगोला का नाम लेकर उन सब के लिए उन यादों को ताजा करते हुए और इस क्षेत्र के साथ कैसे कैसे भेदभाव हुआ, तो इनके नाम ऊपर चढ़ते ही जवाहरलाल जी नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के काले कारनामों की चिट्ठियां भी साथ साथ आती गई। तो इस प्रकार से समाज भी तैयार हुआ, और साथ के साथ जो परिवर्तन के लिए जो, क्योंकि जो प्रश्नों के सामने उत्तर नहीं थे, जो जिससे भी आप पूछ लेते कि भाई अगर आपको, जैसे वो अभी भी बात हो रही है कि आप ये बताइए, अगर आपने ये टेम्पररी इसको लिखा तो फिर इसको हटाने में दिक्कत क्या है, और अगर हटाना नहीं था तो टेम्पररी क्यों लिखा, आप ये दोगलापन क्यों करते हैं? और ये बता दीजिए कि इसके बस आप 10 या 12 पॉइंट्स बता दीजिए, इसका बेनिफिट किसको। यहाँ पर इवन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इंक्लूडिंग मुस्लिम पॉपुलेशन, उसके साथ क्या, लेकिन बस वही जो देश भर में चल रहा था उसी प्रकार से ये सारा भी जम्मू कश्मीर में भी हो रहा था। तो अब जब ये हटा, सरप्राइजिंग था सब लोगों के लिए, बहुत ज्यादा था, कश्मीर के लोगों के लिए भी था, लेकिन जब ये हुआ तो आपने देखा होगा कि विरोध उस प्रकार से नहीं हुआ जिस प्रकार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो उसकी प्लानिंग भी बहुत मेटिकुलस थी, उसमें पब्लिकली शेयर करने वाली बहुत सी चीजें नहीं है, लेकिन बहुत ही मेटिकुलस थी कि किसी को मौका भी नहीं दिया। एक, लेकिन सिर्फ उसी के कारण ऐसा हुआ कि विरोध नहीं हुआ, ये नहीं है। आम जनता में भी लगभग 50% 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसका स्वागत किया, बस एक्सप्रेशन उनका डिफरेंट था। अपने आप में कश्मीर में चौक पर नहीं निकलना भी एक बहुत बड़ी बात यह है, क्योंकि अभी भी टेररिज्म और पाकिस्तान की ताकत इतनी है कि वो हिट कर सकते हैं किसी भी टारगेट को, क्योंकि सिक्योरिटी आप 24 आवर्स हर जगह नहीं रख सकते। इसके बावजूद भी लोग नहीं निकले, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि अंदर खाने वो भी बहुत खुश थे। करप्ट पॉलिटिशियंस को आपने जेल रखा, इसके ऊपर तो उन्होंने खुलकर, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे और तरीकों से, अपनी खुशी का इजहार भी किया। इसके साथ वहां पर एक जो फॉल्ट लाइन भी है वो भी काफी विजिबल है। वहां पर जो वो आजकल उसको कह रहे हैं, हर बार उसका कुछ ना कुछ चेंज ही होता है नाम, सेंट्रल एशियन डीएनए और लोकल डीएनए, कि जो बाहर से आए हुए हैं उन्होंने तो खुशी नहीं मनाई, लेकिन जो लोकल था, क्योंकि वो भी डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, तो उन्होंने इस प्रकार से अपने इस चीज को एक्सप्रेस किया। ये भी उसमें से हमको विजिबली देखने को मिला। और अब जो इसके कारण पिछले एक साल में खासकर ये जो 3 महीने 3.5 महीने का जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई हुई है, इसमें से आपने देखा होगा कि जब कश्मीर के बच्चों को जो डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट प्लेसेस में फंसे हुए थे, जब उनको वापस लाया गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वापस लाए गए, ऐसा नहीं, उन्होंने जो उस पर एक तरीके से धन्यवाद करते हुए जो बातें कही, तो वो
एक्सप्रेस करते हैं इस चीज को कि पहली बार शायद एक कंसर्न सरकार ने इस तरह का स्टेप लिया है जो अगर पुराना सिस्टम होता शायद मुमकिन नहीं। इसी तरह से इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इसको भी मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी में अभी एक सबस्टेंशियल चंक ऐसा है जिसको अभी भी ये विश्वास नहीं होता है कि 370 हटा हुआ है, और वो उसको रिजल्ट भी करते हैं और डिरेल करने की कोशिश करते हैं। डिरेल करने के उनके अनेकों तरीके हैं, बहुत काबिल लोग होते हैं, हर बार समझ में आती है कि क्या क्या करना। मैं एक उदाहरण देता हूँ डिरेल के तरीके क्या क्या करते हैं ताकि सरकार फेल हो। ये जो कश्मीरी हिंदू समाज विस्थापित समाज है, इसके लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन कश्मीर में बनना चाहिए, ये बहुत दिनों से तय है, 2015 से ही तय है, पैसा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार ने वाज़ेह कर दिया। 3 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर आते हैं। 3 जनवरी बहुत ठंड का मौसम था, लेकिन उसके बाद भी वो श्रीनगर आते हैं और वहां पर कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं। गवर्नर साहब सतपाल मलिक जी थे, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट जो उसका SKICC का हॉल है, वहां पर इनॉग्रेशन होता है। इसमें 2 प्लेसेस ऐसी है, एक ओडीना डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में और एक वंदहामा डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, जिसमें ये ट्रांजिट एकोमोडेशन की स्टोन लेइंग सेरेमनी भी मानी गई। ये दोनों चीजें सब लोग खुश है कि चलो अब स्टोन हुई तो 18 महीने मैक्सिमम एक आजकल टारगेट है कि 18 महीने में वो तैयार हुई। 3-4 महीने के बाद जब हम फॉलो कर रहे हैं, हैरान होंगे सब लोग कि वो लैंड जो थी वो तब तक, जब तक प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया तब तक डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं हुई थी, वो आज भी नहीं हुई। और वो कोई प्राइवेट लैंड है खरीदती थी, नहीं, वो डिपार्टमेंट, एक जमीन तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की और एक वो कास्टरा है, गवर्नमेंट लैंड, स्टेट लैंड है, स्टेट पब्लिक लैंड, वो भी ट्रांसफर नहीं हुई। अभी भी उसमें बहानेबाजी इतनी चल रही है, ये ब्यूरोक्रेट्स का आपस का इतना है कि ताकि कहीं ना कहीं वो फिर जब लोग प्रश्न उठे कि हुआ क्या, कश्मीरी पंडित वापस गए क्या, विस्थापित समाज को अपनी सारी समस्याएं दूर करें। चूंकि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका उदाहरण ये ऑर्डर्स निकालने थे कि एक पैकेज बना था प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे उस समय 2008 में, कि लगभग 6000 पोस्ट हम उनको सरकार की तरफ से दे देंगे ताकि वो कश्मीर वापस आ सके, इकोनॉमिक एक वहां पर स्टेक रहेगा। इसमें से 3000 पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट को देनी थी, 3000 सेंटर। 3000 जो सेंटर की थी उन्होंने तो इमीडिएटली उस पर कार्रवाई की, लेकिन 2008 से लेकर 2015 तक केवल 1470 लोगों को ही ऑर्डर्स मिले। जब इस सरकार ने थोड़ा पुश करना शुरू कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट ने हैंड्स अप कर दिए कि हमारे पास पैसा ही नहीं। तो सेंटर ने कहा चलो उसके भी पैसे हम ही दे देंगे, लेकिन आप रिक्रूट करो। रिक्रूटमेंट में भी आज तक, यानी आप यकीन नहीं करेंगे कि 2017 की मार्च से, जब से मैं कम से कम लीगली अंदर गया था, हर दिन इसको फॉलो करते हुए भी आज भी हम 3500 क्रॉस नहीं कर पाए। और जब हम ऑर्डर भी निकालते हैं तब भी ज्वाइन करने में क्या क्या अड़चने आते हैं उसको देखने वाला हिसाब होता है। अब उसमें कहीं कहीं चेंज एनक्रोचमेंट की बात होती है। एनक्रोचमेंट जो चाहे वो कम्युनिटी लैंड है चाहे इंडिविजुअल्स की लैंड है, एक जज साहब कश्मीर घाटी में एक विस्थापित पंडित जी से कहते हैं, मैं तो आपको लगातार इसलिए डेट दे रहा हूँ, वो थोड़ा लंबा कर रहा हूँ क्यों, आप तो गर्मी में वहां बैठे हो, यहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम है, आपके लिए अच्छा मौसम है, इसी बहाने यहाँ आया। ये एटीट्यूड तो कहने का मतलब था कि इस सारे नेपोटिज्म में आपने जम्मू कश्मीर को निकाला, लेकिन इसको ऑन रेल्स लाने में जो टाइम लग रहा है, पहले तो सबसे बड़ी बात थी 31 मार्च तक तो पुराना ही सिस्टम लागू। 31 मार्च जब शुरू हुआ तो मार्च के महीने में ही हमने देखा कि ये दूसरी परेशानी शुरू हुई। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, यहाँ पर जो एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी और एक एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियरिटी है कि जो काम करना चाहेगा वही करेगा। इतना ही नहीं, पहले यहाँ पर 50-50 IAS और लोकल ऑफिसर्स का रेशियो रहता था, सारे देश भर में वो 60 वर्सेस 33, इसको रिवर्स किया। इसी प्रकार से जो सेंटर के लॉ है,
यहाँ पर आरटीआई एग्जाम्पल दे। जम्मू कश्मीर की सरकार ने, उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, चूंकि हम बताते थे कि भाई इतने लोगों की हत्या हुई खासकर माइनॉरिटी हिंदू समाज की कश्मीर घाटी में, तो ये 2000 के लगभग हत्याएं हुई है जिसकी वजह से भय का वातावरण हुआ। इसको ब्लंट करने के लिए हुर्रियत क्या कहती थी, उसको छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर की सरकार पुलिस डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आप एक रिपोर्ट तैयार करके बता दीजिए 209 लोग केवल, हमें मालूम था गलत है, हमने आरटीआई कर दी उन दिनों में दिल्ली में। तो आरटीआई का जवाब जम्मू कश्मीर की सरकार आती है, क्योंकि अजय भारती दिल्ली में रहते हैं इसलिए उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। ये तब, अब मैं एमएलसी बना, मैंने स्टार्ट क्वेश्चन डाला, आज तक पुलिस डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि ये हम में से कहा किसने कि 209 में। हमने दो हिस्से पूछे थे प्रश्न कि अगर आपने लिखा कि 209 मरे हैं पंडित, ठीक है 209 होंगे, उनका लिस्ट दे दीजिए। तो मेरे को डीजीपी कहते हैं कि सर आपको किस लिए चाहिए, मैंने कहा मेरे कुछ रिश्तेदार भी मारे गए हैं, मैं उनका लिस्ट में नाम देखना चाहता था। वो कहते थे आप वो नाम दे दीजिए, मैं वो देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो मारे गए कि नहीं मारे गए। ये उनका टालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने लेकिन प्रश्न में दूसरा हिस्सा भी डाला, मैंने कहा अगर आपने पंडितों की अलग लिस्ट बनाई होगी तो मुस्लिम्स की भी अलग होगी, शिया की भी अलग होगी, सिखों की भी अलग होगी, मुझे वो कम्युनिटी वाइज लिस्ट भी दे दीजिए किस कम्युनिटी के कितने लोग मारे। यानी सरकारें, डिपार्टमेंट भी पॉलिटिकली कितना किस प्रकार से चल रहे थे, तो ये यहाँ की हालत है। तो उसको अब चेंज किया गया है। अब ट्रांसपेरेंसी, आपने जम्मू कश्मीर की बैंक की आपने देखा होगा, रिक्रूटमेंट को चेंज किया गया, उसके सिस्टम को चेंज किया गया। ऐसे ही यहाँ पर कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और उनके खिलाफ केसेस भी है वगैरह वगैरह। 2000 जो हमारा आरटीआई एक्ट 2005 का वो भी लागू, सारे लॉज अब सेंटर के, ये इसका एक हिस्सा है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो है आने वाले दिनों में, वो पिछली इस स्ट्रेटजी को देखते हुए फ्यूचर का भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो उसको ध्यान में रखकर मैं 2-3-4-5 बातें रखना चाहूंगा, उसके बाद जो आगे जिस प्रकार से बात होगी तो उसको चलाएंगे। एक ये कि जब हम नैरेटिव की चेंज की बात करते हैं, तो जो पाकिस्तान, आईएसआई और उनके साथ जो लेफ्ट लिबरल ये सारा जो गैंग है, इन्होंने 370 हटाने को एक नाम दिया है कि ये डेमोग्राफी चेंज का मामला है, इनको डेमोग्राफी चेंज, ये बिल्कुल फेक, ये गलत है और ये फेक नैरेटिव को डेवलप करने की बात। ये ठीक वैसा ही था जब 1931 में शेख अब्दुल्ला को अंग्रेजों ने लॉन्च किया था महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, तब उसका जो नारा लगाया गया था उनसे, ये ऑटोक्रेसी के खिलाफ। हालांकि जब फिर शेख अब्दुल्ला बने तो वो सबसे ज्यादा ऑटोक्रेटिक रहे, वो दूसरी बात। तो लेकिन मैं जो फेक नैरेटिव को टारगेट कैसे टैग किया जाता था, तो ये किया 1947 में जब हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, हत्याएं भी हुई, हमारे यहाँ एक संजीवनी शारदा केंद्र करके संस्था चलती है, उन्होंने लगभग 170-78 लोगों की लिस्ट बताई है जो कश्मीर घाटी में कबायली हमले में, सो कॉल्ड कबायली हमले में, पाकिस्तानी आक्रमण में मारे गए समाज के लोग, आर्मी वगैरह के नहीं, केवल समाज के लोग। लेकिन 1947 के बारे में आप कभी भी गूगल कर लीजिए, कभी बोले तो गांधी जी की वो रे ऑफ होप वाला स्टेटमेंट चलता, कश्मीर में उनको एक रोशनी की किरण दिखाई दी। वो कहाँ दिखाई दी, हमने दिल्ली में कार्यक्रम भी किया था, राजघाट पर भी हम लैंप लेकर गए थे, बापू वो लाइट बता दीजिए हमें, आपको दिखाई कहाँ दी, हमें तो कश्मीर में रहते हुए दिखाई नहीं दी। तो ये दूसरा। तो 1990 में क्या किया गया, विस्थापन का सारा जो टीका था वो जगमोहन जी के मध्य चढ़ा, और ये इकोसिस्टम इस प्रकार हम सब उसको देखते हैं, उसको समझ रहे हैं। अब इसको करने की कोशिश हो रही है कि भाई ये डेमोग्राफिक चेंज करने की बात, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 10-15 से लेकर 20 लाख तक लोग जो जम्मू कश्मीर के आधिकारिक रहने वाले या जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसको अब नई डोमिसाइल पॉलिसी में सरकार ने एक्सेप्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई आईएएस ऑफिसर वो 10-10, 15-15 साल यहाँ पर रहता है, जेएनके का कैडर उसको मिलता है, वो यहाँ पर जमीन क्या बच्चों की एडमिशन नहीं करा सकता,
उनके बच्चे सरकारी नौकर नहीं बन सकते। सेना के लोग जाने देते हैं अपने बलिदान जम्मू कश्मीर पर। सबसे अधिक अगर भारतवर्ष में 47 के बाद कहीं पर सेना को बलिदान देना पड़ा तो वो जम्मू कश्मीर में देना, लेकिन उनको यहाँ पर 2 गज जमीन उनको दफनाने के लिए या उनके दाह संस्कार के लिए प्राप्त नहीं होती थी, उनके बच्चों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती थी। तो इन सब लोगों को अब ये अधिकार मिल दिया गया है 370-35 ये हटाने के बाद, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो नई डेफिनेशन है उसमें इन सब को जोड़ा गया है और उसको डिफाइन करते वक्त बहुत ही लिबरल एटीट्यूड लिया गया है। उदाहरण के तौर पर बताना हो तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर 10 साल नौकरी करा है जिसने, आगे भी रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन अभी तक भी जिसने 10 साल, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज में थे, चाहे किसी ऑटोनॉमस बॉडी में थे, केंद्र के किसी भी पीएसयू में थे, पब्लिक सेक्टर बैंक में थे, रिसर्च यूनिवर्सिटी में थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थे, कहीं पर भी अगर उन्होंने 10 साल की नौकरी करी है वो एंटाइटल है फॉर अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन जेल। ऐसे बच्चे जिन्होंने 7 साल यहाँ पढ़ाई करी और 10वीं और 12वीं में अपियर हुए हैं, एग्जाम पास हुए फेल हुए वो मतलब नहीं, अपियर हुए हैं, वो भी एंटाइटल। और कोई भी ऐसा व्यक्ति लेबर है, इलेक्ट्रिशियन है या और कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर 15 साल रहा वो भी एंटाइटल। इसी तरह से वो बेटियां, वो बच्चियां, वो बहनें जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर शादी की, पहले उनको कोई अधिकार नहीं था। 2008-9 में कानून में लड़ाई के बाद उनको सिर्फ प्रॉपर्टी राइट्स रेस्टोर किए गए। अब उनके बच्चों को भी डोमिसाइल का हर एक अधिकार प्राप्त है। ये इसमें से चेंज हुआ है और जब हम इस संख्या को, वो सारे आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा वो आगे की बात है, आना चाहिए। हमारा निवेदन रहेगा हम सबको भी उसमें उन सबको एनकरेज करना चाहिए। ये 15 से 20 लाख वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से न केवल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाने में, जम्मू कश्मीर की सेवा करते हुए या जम्मू कश्मीर को बनाने में अपना जीवन खपाया, या वो जो जैसे मैं वाल्मीकियों की बात कर रहा लगभग 2 लाख, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज 2.5 से 3 लाख और 90% लोग उसमें से दलित। इसी प्रकार से जो बाकी के समाज, गोरखा समाज 1.5 तो ये लगभग 15-20 लाख लोगों की आबादी बनती है जिनको ये आना। ये डेमोग्राफिक चेंज नहीं है, ये उनके छीने हुए अधिकारों को वापस लेने, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो आगे की रणनीति में है, जो आगे के सोचने की बात है, और ये मैं पार्टी से बाहर निकल कर गया तो पार्टी कैसे सोचती है वो भी हम सबको उसका काफी अच्छा अनुभव है, ऐसा मैं सोचता हूँ, समझता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम पर जैसे एक निशान एक विधान एक प्रदान के नारा था, ऐसे ही उनके बलिदान के बाद हम लोग दशकों तक बोलते रहे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा। तो सारे का सारा मीन्स जो चीन ने हड़पा है वो भी, जो पाकिस्तान के अधिकार में है वो भी, उस सब को भी वापस लाना है। और ये पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वहां की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसके साथ भी बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। मैं अभी फेसबुक पर एक ऑर्डर देख रहा था, पाकिस्तान की तरफ से जम्मू जो तथाकथित आजाद कश्मीर जिसको वो बोलते हैं, उसकी सरकार को लिखा गया है कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के सब अस्पतालों के 50% बेड्स पाकिस्तानी सेना के लिए रिजर्व रखो और पर्याप्त मात्रा में ब्लड भी तैयार रखो। यानी ब्लड भी उन्हीं लोगों से जो जम्मू कश्मीर के नागरिक है वहां पर, उन्हीं से निकाल कर वहां पर रिजर्व रखना है, क्योंकि उनको डर सता रहा है या वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है, हालांकि हर दिन वायलेशंस वो करते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इसमें प्रॉब्लम एक जो है जिसको हम लोग भी एड्रेस करने में काफी मदद कर सकते हैं। एक उदाहरण देना हो तो हम एलओसी से पाकिस्तान, एलएसी से या एलओसी से पाकिस्तान हमला करता है, एलओसी के दूसरी तरफ भी भारत ही है, ये अभी हमारे जहनों में घर नहीं करेगा। ये हमारी टर्मिनोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है वो अभी ऑक्युपाइड है, लेकिन हम सबके ध्यान में रहे कि वो भारत है और पाकिस्तान का कब्जाया हुआ भारत है, इसलिए जो हम पर आक्रमण हो रहा है तो वो भारत की भूमि से ही हो रहा है। एक तो ये, इसको और आगे बढ़ाना हो, क्योंकि
हम साइकोलॉजिक वार से लेकर वो सारे चीजों में है। वहां पर शारदा पीठ भी, इसमें भी आप सब लोग काफी ज्यादा सहायक हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। शारदा पीठ के बारे में भी हम सबको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही विद्या अध्ययन का केंद्र रहा है। पूरी शारदा भूमि पीठ ही इस इलाके को ही कहा जाता है। इसके अभी अगर ये सेकुलरिज्म वाली बीमारी से पहले का अगर हाल देखें, कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल एंथम है उसको तराना बोलते हैं। लिखने वाले कश्मीर से एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर रहमान राही साहब, बहुत ही वरिष्ठ यहाँ के शायर। उन्होंने जो कश्मीर की उसमें वर्णन किया है तो ज्ञान की देवी के रूप में किया है। और उसमें जो कश्मीरी में ही है वो तराना बहुत ही सुंदर है। तो वो अभिनव गुप्त को ज्ञान का समुद्र बताते हैं। वो खेमेंद्र को एक ऐसे सरकास्टिक शायर के रूप में याद करते हैं, और वो ऑप्शनल तराना में है। और आपको कुछ पता नहीं ध्यान में होगा कि बीच में एक अटेम्प्ट हुई थी कि इस ऑप्शनल एंथम को चेंज किया जाए, क्योंकि इसमें वर्णन कश्मीर के उन विभूतियों को भी है जो इस्लाम से जुड़े नहीं है, प्री इस्लामिक कश्मीर के हिस्सा नहीं। क्योंकि इसका केंद्र शारदा रहा है, तो शारदा पीठ को यूनेस्को या इंटरनेशनल एजेंसीज जो है वो उसको प्रिजर्व कैसे करें, उसको एक प्रिजर्व्ड एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में प्रिजर्व करें, और सारी हिंदू समाज को वहां पर जाने का अवसर प्राप्त हो। ये एक कैंपेन चले ताकि कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के साथ भी हमारा आना जाना से लेकर और इस प्रकार से कैसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, यहाँ पर जो समाज है बहुत रिसोर्स लेस समाज है। अभी तक यहाँ पर कोई, अगर आप देखेंगे कि यहाँ एम्प्लॉयर जो है, जो ऑलमोस्ट 85% एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती है वो गवर्नमेंट के माध्यम से होती है, और वो गवर्नमेंट के पास 4.5 लाख एम्प्लॉयज है। प्राइवेट सेक्टर कभी पनपने नहीं दिया गया, प्राइवेट सेक्टर उसको 370 की तलवार लटकाई गई तो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, ऐसी कई चीजें। इसलिए यहाँ पर बहुत विश्वास करने के लिए शायद मतलब कारण नहीं रहेगा बाकी लोगों को। 3-3 हजार महीने की नौकरी करते हैं लोग, तो एवेन्यूज बहुत कम है। जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, लीगल भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, लेकिन इमोशनल अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ की पॉपुलेशन की जो जरूरतें हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब, यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड, उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, उसके कई तरीके। यहाँ पर कुछ, फॉर एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट्स, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ऐसे बड़े सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, इंडिविजुअल भी, कलेक्टिव्स का। तो इस तरह की बातें भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा, और उसके लिए मैं शब्द उदाहरण लूंगा जो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, उन्होंने पुणे में हमारी एक बैठक चल रही थी तो उसका समापन करते हुए बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया। उन्होंने घर में अगर किसी का पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाता है तो घर वाले क्या करते हैं, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये उदाहरण देते हुए कि उसको एक्सरसाइज आप करवाते हैं, वो चिल्लाता है, वो गाली देता है, वो रोता है, आपको परेशान करता है, लेकिन आप पेशेंट बनकर, आपकी पेशेंस होती है, आप पेशेंट रहते हैं, उसको उसकी हर नखरे नाज और उसके हर चीज को सहते हुए, क्योंकि आपका उसके साथ अपनापन है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, आपको मालूम है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है प्रॉब्लम, लेकिन ठीक करना है तो उसको एक्सरसाइज भी करवानी पड़ेगी, उसको मालिश भी करवाना पड़ेगा, उसका दवा दारू भी करनी पड़ेगी। ये अप्रोच लेते हुए, लेकिन अपना मानकर हम उसको ट्रीट करेंगे, इसका कतई ये मतलब नहीं जो बंदूक लेकर खड़ा है, जो भारत विरोधी खड़ा है खुलकर, उसको बख्शा जाएगा, वो नहीं। आम जनता के लिए भी जो हमारे अप्रोच में किस प्रकार से चेंज आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एरिया वाइज एक एग्जांपल मैं उसके लिए भी दे दूंगा। यहाँ पर जो दिव्यांग लगभग 8.5 लोग मोटे तौर पर 8.5 लाख लोगों की संख्या है 1.25 करोड़ पॉपुलेशन। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब यहाँ पर सोशल ऑडिट हुआ
not a single building is accessible to दिव्यांग्स। उनको अगर व्हील चेयर का रबड़ भी चेंज करना है तो या तो चंडीगढ़ जाना है या दिल्ली जाना है। इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं, तो हम ये इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन के साथ साथ हमारे जो ये जो फेक नैरेटिव है, इसको काउंटर करने में हम सब लोग भूमिका निभा सकें। इसके साथ में दो चीजें हैं, लेकिन उसमें शायद बाकी सब लोगों का इतना रोल नहीं रहेगा, लेकिन आर्गुमेंट के तौर पर हमारे इसको स्ट्रेंथन करने में मदद है डिलिमिटेशन, और ये जो डोमिसाइल में लोगों को यहाँ पर जो भी आप इसके एलिजिबल है उनको मदद करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर वो जो उन्होंने सर्विस की है उसके बदले में जो थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर की सरकार आप उनके लिए करना चाहते हैं, उनके उस मेहनत का मुआवजा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जो अधूरा रह गया काम, ये जो इमोशनल इंटीग्रेशन, ये जो पर्सनल लेवल पर, ये भी पूरा हो जाएगा और जम्मू कश्मीर वास्तव में पुनः एक बार भारत की मुकुटमणि में चमकता हुआ ऐसा दिखाई देगा कि जिस हम समझते ही हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको पुनः उसी तरह से देखेंगे और ये ट्रबल फ्री रहेगा, ये ट्रबल के लिए नहीं जाना जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी पेन थी, वापस पेन ही आएगी, स्कॉलरशिप आएगी, गन नहीं रहेगी। विद रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 आपने उसको थोड़ा टच किया है, लेकिन वो थोड़ा स्पेसिफिक है, परसेंटेज तो निकालना मुश्किल है, बट फिर भी उनका दूसरा, हाउ डू कश्मीरी शियास व्यू रिमूवल ऑफ 370? शिया मुस्लिम कैसे देखते हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो उसके साथ, जो प्रॉपर्टी कश्मीरी पंडितों ने दबाव में बेची थी, या इसके साथ ये भी कहता हूँ जो कब्जा हो गई उनकी एब्सेंस में, उसको वापस कश्मीरी पंडितों को दिलाने के लिए क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है, और क्या अगर कुछ इस तरह के मतलब दबाव में कुछ बेचना में हुए तो क्या उन्हें रद्द नहीं किया जाना चाहिए, ये एक प्रश्न है। और एक प्रश्न है कि भाई कश्मीरी पंडित और जो अन्य लोग हैं उन्हें पुनः स्थापित करने की कोई कार्य योजना बड़े पैमाने पर क्यों नहीं है? पहले तो ये जो शिया वाला मामला है, जो मुस्लिम्स में मैंने बताया आपको रफली 50 to 60% जिन्होंने डिफरेंट वे में अपनी खुशी जाहिर की है, नॉट लेस देन 50% कैन गो अप टू 65%। लेकिन उसमें कुछ कंडीशनल भी, कंडीशनल मींस उनकी होप्स है कि अब हमारे पास एक करप्शन फ्री सिस्टम रहेगा, हम दे पाते हैं क्या, तो वो एक्सप्रेशन फर्दर हो जाएगा, उसको ओपन हो जाएगा। लेकिन वो बहुत खुश है जब उन्होंने देखा कि जो पुराने हमारे मुख्यमंत्री थे, एक एक की यहाँ से 30-30 गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां पड़ी रहती थी, उनको निकाला गया है। इस प्रकार से जो उन पर शिकंजा कसा, इसके लिए बहुत खुशी उन्होंने एक्सप्रेस की, सड़कों पर की, रोड पे की, दुकान पर। जहां तक शिया मुस्लिम समाज का ताल्लुक है, वहां पर एक कहावत है, काफिरस पक्ष रहजसला। काफिर मैंने आपके ध्यान में आ गया, हिंदू को काफिर है तो वो निकाले जाएंगे, उसके बाद किसकी बारी है, तो वो खुद ही उसको रहज यानी शिया, और शिया इसको समझता है। पॉपुलेशन कम है, 10-12 लाख लोग हैं, लेकिन कुछ कंसंट्रेटेड पॉकेट्स में है, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होती दिखते हैं। दो है, एक तो उनका आदेश ईरान से आता है, उसको छोड़कर बहुत कम वो इधर, वहां से दो प्रकार के लोगों के ग्रुप से यहाँ पर, उनमें से खासकर जो कश्मीर वैली में है, एक वो आगा के साथ जुड़े हुए हैं, एक रोयल, दो प्रकार के लोगों के, तो उसमें मौलाना है जो हाउसेज है उनको लीड करते हैं, अलग अलग पार्टीज में नॉर्मली रहते हैं, लेकिन एज ए कलेक्टिव वो बहुत डरे हुए भी रहते हैं, डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं, इसलिए कभी सरकार के साथ, कभी उसे अपने को एडजस्ट करने के लिए उनका कुछ डिमांड से हम सब लोगों के साथ भी काफी इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ हमारे लोगों की भी मित्रता है। वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड से अलग एक शिया वक्फ बोर्ड चाहते हैं, इस तरह की वो सेपरेट अपनी आइडेंटिटी और उसमें प्रोटेक्शन की बातें चल रही है। उसमें करने वाले जो लोग हैं उनको कुछ अड़चने आ रही है, लेकिन वो टारगेट है, वो भी उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, इसमें कोई दोष नहीं। जो हिंदू समाज की जो प्रॉपर्टीज है, इस पर जो नई व्यवस्था है, इसमें हमसे वादा किया गया है कि इसको तो निकालेंगे, और उस पर कुछ काम चल रहा है।
एक शायद स्पेशल एक रेवेन्यू ऑफिसर्स का एक टीम बनेगी जिसके पास ये सारी चीजें चली जाएंगे। हो भी गया होता अभी तक अगर ये कोरोना वाला मामला नहीं होता, क्योंकि 31 मार्च याद रख लीजिए कि 31 अक्टूबर को 370 इफेक्ट खत्म हुआ। घोषणा तो 5 अगस्त 6 अगस्त को होगी, लेकिन डी डेट जो रखा गया था वो 31 अक्टूबर था और 31 मार्च तक दोनों सिस्टम ये ट्रांजिट के लिए रखे गए थे। इसलिए एक्चुअली जो सेंट्रल लॉज या जो है उनका एडेप्शन हुआ वो 31 मार्च से हुआ और मार्च महीने 24 से ही हम लॉकडाउन में। तो वो जो एक्शन होना चाहिए था वो अभी नहीं हो रहा। अभी भी यहाँ पर हमारे यहाँ अफसर जो ब्यूरोक्रेसी के स्क्रूटनी और उनको शंटिंग की प्रोसेस चल रही है। बहुत ज्यादा ऑफिसर्स भी बाहर से आए नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से कोरोना वाली महामारी में से निकलते ही वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आइडेंटिफाइड है, उसके लिए एक्शन भी आइडेंटिफाइड है। उसमें ये जो ऑर्डर्स निकले हुए जो लॉ को अडॉप्ट करते हुए जो सेंट्रल स्कीम के साथ, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी, जो आइडेंटिफाइड अथॉरिटी होगी, उसके पास ये अधिकार रहेगा कि बिना नोटिस के भी वो कानूनी कार्रवाई इंक्लूडिंग पुलिस एक्शन उस प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए कर सकता है। तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस सेल जिसको हम कहते हैं, इसमें तो हम लोगों ने जब पार्लियामेंट्री कमेटी की जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी उसके प्रमुख थी तब भी और वेंकैया नायडू जी थे तब भी उनके सामने हमने केस प्रेजेंट किया था। उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि डिस्ट्रेस सेल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। हम उस पर भी लगे हुए हैं, कब हो जाएगा अभी उस पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा नहीं गया है, लेकिन उस पर है। उसका एक कानूनी पहलू भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने डिस्ट्रेस में ही सही सेल किया है तो मेरे बच्चे का भी उसमें अधिकार था, उसकी कंसेंट रहना जरूरी है। इस तरह से ऐसी कई चीजें हैं, उसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो इसलिए वो तो आगे की बात है, लेकिन उसमें नॉट ओनली इन डिस्कशन, उसको परस्यू किस ढंग से कर सकते हैं ये भी लगभग आइडेंटिफाइड। अजय जी, जो और प्रश्न है, एक तो पूरा रीसेटलमेंट का है ही बड़ा इशू। इस पर भी एक्शन चल रहा है, लेकिन उसमें इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। होगा होगा इतना उसी समाज से होने के नाते मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि होगा। अच्छा, कुछ प्रश्न थे वो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थे कि अब इन परिस्थितियों में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर वहाँ बनता है, क्योंकि अब जब लद्दाख अलग है, और दूसरा वैली और जम्मू की पॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट होते हैं और एक दूसरे को किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी भी जम्मू और कश्मीर एक साथ हैं और लद्दाख को अलग किया गया है। और तीसरा इसमें इस पूरी परिस्थितियों में नया जो एक विकल्प उभरने की कहीं बातें आती है कि वो अल्ताफ जो है बुखारी उनके नेतृत्व में कुछ एक टेम्परेरी कुछ अरेंजमेंट की बातें आ रही हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल वैक्यूम कैसे फिलअप किया जाएगा, इस पे थोड़ा आप बताइए। पहले तो जो ये जो दो रीजनल पार्टीज की आपने बात करी है, चाहे पीडीपी है चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका जो चैप्टर है प्रैक्टिकली पुराने वाले स्वरूप का तो समाप्त। महबूबा मुफ्ती जी के बारे में तो ये मानकर चलना चाहिए वो नई गिलानी है, उसके सिवा और उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो हॉकिश है, उसको वही उनका जो जितना भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेपरेटिस्ट रहेगा उनकी नेतृत्व उनके पास भी कोई नहीं है। तो ये गठजोड़ इमर्ज हो सकता है उनका और वो उनकी लीडर बनेगी, ये संभावनाएं बन रही है। उसमें यहाँ से भी कितने लोग आशीर्वाद देंगे क्या होंगे वो फिर वो एक हिस्सा है, उसमें बहुत लोग स्पेकुलेट करते हैं, बट उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा जिस प्रकार की भाषा वो बोल रही है। इसलिए उसका ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये एक ब्रीड है। पहले तो ये मानना चाहिए कि जैसे अभी तक तो हम सिर्फ एक यूटी है और यूटी विद असेंबली पुडुचेरी की तरह, लेकिन जो हमारा चीफ मिनिस्टर भी रहेगा उसका
अब नए प्रोटोकॉल में पहले तो जड सिक्योरिटी वाला रहता था, प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी चीफ मिनिस्टर की वैल्यू होती थी तो जम्मू कश्मीर की होती थी, अब वो 25वें नंबर पर चला गया। तो अब उमर अब्दुल्ला हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, वो 25वें नंबर वाले प्रोटोकॉल में आएगा तो ये संभावना है तो उनके लिए भी बहुत कम है, इसलिए वो दूरी बैठे, वो समझते हैं कि अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। स्टेट भी अगर बनेगी तो क्या होगा, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, इसलिए जो उनकी राजनीति रहेगी वो दुल्म है, वो अभी भी शुरू कर रहे हैं, अभी कोई वो ओपन अपने कार्ड्स नहीं कर पा रहे हैं, और लोगों में भी वो इतने डिस्क्रेडिट है, एक्चुअली डिस्क्रेडिट है, मतलब मैं कश्मीर के मुस्लिम समाज की भी बात कर रहा हूँ, काफी डिस्क्रेडिट है, इसलिए उन पर कोई विश्वास नहीं। ये जो अपनी पार्टी बन गई है जिसमें अपने अल्ताफ बुखारी जी का नाम लिया, प्रैक्टिकली वो भी पुराने ही पॉलिटिशियंस, वहां पर एक प्रयास हो रहा है और वहां कुछ लोग समझ भी रहे हैं कि नया एक लीडरशिप का ग्रुप खड़ा होना जरूरी है, उसमें मदद भी प्रोवाइड हो रही है, लोग कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, और वहां के लोग भी उस चीज को समझ रहे हैं कि जो चेंज रियलिटीज है उसमें कैसे नया जम्मू कश्मीर को कैसे बचाया जा सके, कश्मीर के समाज जम्मू में तो कंपैरेटिवली काफी अच्छा है, हमारी प्रॉब्लम्स जम्मू में अलग है, लद्दाख वाला तो आप प्रैक्टिकली मान लीजिए कि अब वो यूनियन टेरिटरी, चाहे जम्मू कश्मीर दोबारा स्टेट भी बनेगी तो लद्दाख विल रिमेन अ यूनियन टेरिटरी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस विदाउट अ लेजिस्लेचर, और वहां पर चूंकि दोनों हिल काउंसिल्स हैं और इसलिए उसका तो इशू अलग है, उसमें तो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी वो दो हिस्से, उसको निकालते हैं जब तो जम्मू कश्मीर बचता ही बहुत थोड़ा है, इसमें ज्यादा कुछ 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारे पास है, एक लगभग 12-13 हजार जो पाकिस्तान के पास है, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत ज्यादा इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इस जो ये नई पॉलिटिक्स है इस पर एक कैच है, एक इसमें एक वो है कि ये जो इंटरनेशनल मुस्लिम मूवमेंट चल रहे हैं, उम्मा वगैरह, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर लोकल कोई मोटिवेशन नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान भी अब अपने लिए कोई मोटिवेट कर पाता है अपने सपोर्ट के लिए नहीं है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल एक उम्मा की कल्पना है और मुस्लिम एसेंडेंसी की बात है, वो अभी बहुत से लोगों के जहनों में काम करती है और उनको लगता है कि हमें एक और चांस देखना चाहिए, अदरवाइज टेररिज्म ऑन ग्राउंड, उसमें रिक्रूटमेंट कम हुई है, टेररिस्ट की जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम हुई है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है, हथियारों की वो लाने की क्रम में कमी आई हुई, आपने अभी देखा अभी यहाँ पर एक वो ड्रोन के जरिए रफले भेजने का एक टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसको तो बीएसएफ ने एकदम गिरा दिया, तो ये सारी मीटर्स ये मैनेजेबल जो लिमिट्स थी उससे भी नीचे आई, अपर हैंड है लोगों में भी, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो आउटलेट्स चाहिए उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि जैसे हमारे पास हमने ये जो पंचायती राज सिस्टम को लागू करने की बात करी, लेकिन जो पंचायत में जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया उनको प्रोटेक्ट करने, क्योंकि आप समझ लीजिए लगभग एक 25,000 लोग तो सिर्फ कश्मीर में और वो गाँव में फैले हुए, हर एक को सिक्योर करा नहीं जा सकता, और लीडरशिप उसके किए बगैर इमर्ज नहीं हो सकती, तो ये मूवमेंट चल रही है, थोड़ा टाइम लगाने वाला है, एक एस्टिमेट किया जा रहा है, जब हम चर्चा में कई बार बैठते हैं तो एक 10 से 15 साल का समय लगेगा जब आप ऑल टुगेदर नई लीडरशिप इमर्ज हुई है, ये जम्मू कश्मीर देखेंगे, ऐसा मुझे एक प्रश्न आया है कि भाई जो गवर्नमेंट या गवर्नेंस का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से करप्ट था, और उस करप्ट सिस्टम में चूंकि ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ, तो अब पॉलिटिशियंस हट गए लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वही है, गवर्नेंस के सिस्टम में आपने हालांकि उसको टच किया है काफी पहले, लेकिन वो उस गवर्नेंस के सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए कि ट्रांसपेरेंसी आए और रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी एड करने वाली है, आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो फाइल ट्रैकिंग सिस्टम है अभी लागू नहीं हुआ,
और उसको ना लागू करने के लिए जितना जोर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स ने लगाया उतना नीचे वाले के ऑफिसर्स ने नहीं बताया। कमिश्नर से, क्योंकि उन्हीं को मालूम है कि अगर फाइल ट्रैकिंग सिस्टम आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से रखा, आपको बताना पड़ेगा कि आखिर किस टेबल पर फाइल कितने दिन रही तो क्यों रही। ये सिस्टम आया। एक 2014 के बाद सेंटर ने एक बहुत छोटा सा मूव, जिसको समझते हैं लोग लेकिन जिसके दूरगामी परिणाम निकले, एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ क्या फंड्स आते थे, जितने आप मांगो उतने आते थे, उसका हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब अगर आपने 1 लाख करोड़ का भी आपने पैकेज दिया, उसको स्टेप वाइज आपने रिलीज करना है, और साथ में जो अमाउंट आपने यूज किया उसकी पहले यूटिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी है। वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो नहीं रही है, क्योंकि इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सिस्टम करप्ट है और उसमें मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ब्यूरोक्रेसी की रही है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के नाते अब वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रही है, और चूंकि अब पॉलिटिशियंस को ब्लेम करने के लिए आपके सामने ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी को ही ध्यान में लाकर ये आता है कि यहीं पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और हम लोगों ने भी इस पर एक छोटा सा मूवमेंट शुरू किया है कि हम आइडेंटिफाई करके दे दें कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, चाहे ये कोरोना वाली बिल है। अब जैसे हर जगह पता नहीं उसका क्या क्या रहेगा। अगर हमने ये जो कोरोना के लिए फंड्स आए हैं, इसके सोशल ऑडिट की बात की, हिसाब ही नहीं है, कोई बेहिसाब पैसा आया है। और इसलिए यहाँ पर अभी भी, जबकि दिल्ली जैसे शहर में क्वार्टर में लोग रहते हैं, मुंबई में क्वार्टर में लोग, यहाँ 2-2 मंजिला मकान है, यहाँ पर होम क्वारंटाइन इज मोर सेफ, लेकिन रखते ही नहीं है ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि उनको 4 दिन का हिसाब देना है पैसे का, तो वो प्रोवाइड कुछ सुविधा करते नहीं है। यहाँ पर अभी 2 डेथ्स हुई, आपको मतलब हैरानी कि जो प्रोटोकॉल की हद उड़ाई गई, जिस कोविड पेशेंट की डेथ हुई उसी एम्बुलेंस में उनके 2 रिलेटिव्स को रखा गया और उनको पीपीई किट डाली गई। 5 घंटे उनको एक शमशान से दूसरे शमशान घुमाया गया। बाद में तवी की तपती दोपहरी में 43 डिग्री के बीच में 1.5 किलोमीटर उनको बॉडी उठाकर लेने के लिए कहा। वो चिल्लाते रहे कि हमें सफोकेशन हो रही है, तो पुलिस वाला डांटता है खोलना नहीं। उन दोनों लोग कोलैप्स कर गए, डेथ हो गई। तो ये सिस्टम टाइम ही, वही मैं बता रहा हूँ फिर, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है। इसमें अभी लोग जो बाहर नेता भी है उनको भी अभी इसमें अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक सिविल सोसाइटी के नाते इस पर थोड़ा सा मूवमेंट चले और गवर्नेंस का इशू इंप्रूवमेंट हो, टेक्नोलॉजी का यूज करके हो। प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, इसमें भी और क्या क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट कभी बैठकर, बाहर से भी इसमें क्या क्या मदद हो सकती है। इशू है, बट बिना टेक्नोलॉजी के और उसको अडॉप्ट किए हुए संभव नहीं। अच्छा, एक नया क्वेश्चन आया है कि अभी आईओसी ने मीटिंग की, उनका एक जो सब ग्रुप है कश्मीर के ऊपर, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको ही आगे बढ़ते हुए स्टेटमेंट दिया है। तो क्या इससे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को वापस कोई नई लाइफ मिलेगी, या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहेगा? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मैंने वही कहा कि उनकी लीडरशिप कहीं है, उसको अगर जान मिलेगी तो, अगर महबूबा मुफ्ती फ्री होती है तो वो उसकी नेता बनती है, तभी, और कोई स्कोप नहीं। इसमें एक कारण मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा जो हमें अगस्त के बाद, यानी 2019 के अगस्त के बाद ध्यान में आया। यहाँ क्या होता था कि जो ये स्टोन पेल्टर्स के नाम पर या जो विरोध करने वाले लोग थे, ये एक ऑर्गेनाइज्ड उसका मैकेनिज्म है। इवन आप पता नहीं, आप लोगों ने उसने पढ़ा होगा कि यहाँ पर अगर जिसको वो मुजाहिद बोलते हैं, जब उसकी डेथ होती है तो वहां पर जो मातम मनाना और उनकी घर वालों को फोर्स करना है कि अगर मेरे 2 बेटे हैं मैं उनको भी भेजूंगी, उसका भी एक 20-25 लोगों का गैंग इंस्टेंटली आता है, तो वो मैनेज करता है उस सारी चीज। तो अगस्त के बाद क्या हुआ कि ये पहले करते थे कि अगर लड़का अरेस्ट हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 घंटे अरेस्ट रहेगा, शाम को घर आता। इस बार पुलिस वालों ने उनको कहा, अगर आज अरेस्ट हुए, अब आप उदयपुर जाओगे कि आप लखनऊ पहुंचोगे कि जयपुर जाओगे कि मध्य प्रदेश जाओगे, हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ ये मालूम है यहाँ से आप बाहर चले जाओ। इसलिए बराई मेहरबानी हमारे पास सिफारिश के लिए नहीं आना, नहीं छोड़े जा सकते, क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है और हमें मालूम भी नहीं है कहीं। तो आप अगर देखेंगे तो स्टोन पेल्टिंग में जो वन ऑफ द रीजंस मैं बता रहा था कि कई रीजन है, वन ऑफ द रीजंस वाज दिस आल्सो, कि जो गारंटी थी कि अगर अरेस्ट भी होएगा
तो शाम को तो 12-1 बजे तक घर आ ही जाएगा, वो समाप्त हो गया। तो इसलिए ये सब चीज़ें जब और अच्छे पैमाने से और ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से और जो ऑफिसर्स जब आएँगे बाहर से ही आने होंगे अभी और उनके लिए भी मैकेनिज़्म जब क्लियर होगा और यहाँ पर भी जो लोकल ऑफिसर्स हैं जब उनके ध्यान में ये आता है कि अब वो एगमोट के काडर के हैं और उनको कहीं भी भेजा जा सकता है और कहीं भी जब हम कहते हैं तो वो दिल्ली नहीं होता है वो अंडमान निकोबार भी हो सकता है दवा दमन द्वीप भी हो सकता है वो कहीं भी हो सकता है तो वो ठीक करने के लिए एक काफी एक रामबाण दवाई साबित हो रही है तो आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट लगेगा आईओसी की बहुत कोई चलने वाले नहीं एक प्रकार जिस प्रकार से केरला के लोग गल्फ वगैरह में है वो अभी भी कुछ पुश करते हैं या जो आईएसआई के लोग यूएस में है यूके में मीरपुरी बहुत ज्यादा है और उनके वहां पर लगभग 40-50 लोग पार्लियामेंट के अंदर भी है जो उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं वो रेज करते हैं लेकिन इंडियन डायस्पोरा भी ऑफ लेट काफी ज्यादा कश्मीर पर भी बाकी इश्यूज पर भी लेकिन कश्मीर में भी काफी एक्टिव हुआ है इसलिए उस प्रोपेगेंडा को हम बुलंद कर पा रहे हैं और कर सकते हैं अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते उनकी जो वेल ऑयल्ड मशीनरी है ये मैं मानता हूँ इसीलिए मैंने कहा था कि वो इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ डेमोग्राफिक चेंज जो सच्चाई नहीं है तो ऐसा करते हुए आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिन उनके लिए भी इतने अच्छे नहीं रहेंगे चाहे वो आईओसी के नाते हो चाहे वो लोकल कुरियर के